हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नवंबर 2020 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो ये लास्ट क्लासिकल मैकेनिक्स का पीवाईक्यू है, उसके बाद नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज a point mass m is constrained to move on the inner surface of the paraboloid of the revolution x square plus y square equal to az। यानी कि क्या दिया हुआ है आपको कि एक पार्टिकल है जो कि एक पैराबोलॉइड पे मूव कर रहा है, ऐसा कुछ x y z थ्री कोऑर्डिनेट, मतलब ये 3D सिस्टम के अंदर है, और जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए जेड के। ठीक है, ये आपको सिस्टम दिया हुआ है वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 व्हेन इट स्पाइरल्स डाउन द सरफेस। यानी कि जब ये नीचे आएगी, जब ये नीचे की तरफ आएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ये अगर प्लस जेड है तो ग्रेविटी इधर की तरफ लग रही है जी। वो पूछ रहा है एंगुलर स्पीड अबाउट जेड एक्सिस, यानी कि इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी अबाउट जेड एक्सिस यानी कि थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा, वो कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है। यानी कि वो इंडिपेंडेंट होगी जेड के या जेड के प्रोपोर्शनल होगी या 1/z के या 1/z स्क्वायर के। तो कैसे करोगे, लैग्रांजियन लिखोगे, लैग्रांजियन से इक्वेशन ऑफ मोशन और वहां से सब कुछ होगा। अब इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा यूज करेंगे, देखो एक्स वाई भी दे रहा है और जेड भी दे रहा है। तो जब ऐसा सिस्टम दिया हो ना, तब ज्यादातर आपका यूज होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल क्यों यूज होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल में आर क्या होता है, एक्स होता है आर कोस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा और जेड आपका क्या होता है जेड। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर, यानी कि जो आपको आर स्क्वायर दिया हुआ है वो किसके इक्वल है, ए जेड के। तो अब इसके लिए लैग्रांजियन कैसे लिखोगे, लैग्रांजियन टी माइनस वी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, यूं लिखी जाती है। आर की जगह वो एस ले लेता है या कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये मतलब वही है उसका। ठीक है, यहाँ थीटा डॉट लिया मैंने, इसको फाइव कर लेते हैं लोग, क्योंकि यहाँ मैंने फाइव लिख लिया है। ये टी आ गई, वी कितनी होगी माइनस एम जी। देखो ये अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मानूं तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, एम जी जेड। तो एम जी जेड कितना है आपका, एक बार जेड लिख लेते हैं। ठीक है, अब जेड डॉट को मैं रखने की कोशिश करता हूं, जेड डॉट कितना आएगा, आएगा 2r r डॉट। ठीक है, अपने को जेड डॉट का स्क्वायर रखना है, तो रखो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, यहां भी आर डॉट स्क्वायर, और जेड डॉट में क्या आएगा, जेड डॉट का स्क्वायर कितना आएगा 4r स्क्वायर r डॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कि ये कितना आएगा 1 r डॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ये बचा 4r स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 5 डॉट स्क्वायर माइनस एम जी, जेड की जगह क्या लिखेंगे r स्क्वायर बाय ए। ठीक है, ये लैग्रांजियन आ गया। अब इसमें दो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं जनरलाइज्ड, एक r और एक फाइव। तो इक्वेशन किसके कोरस्पॉन्डिंग लगाए, r के कोरस्पॉन्डिंग लगाएंगे, फाइव के कोरस्पॉन्डिंग लगाएं। देखो फाइव के कोरस्पॉन्डिंग लगा के देख लो एक बार, क्योंकि वो इसका एक ही टर्म आ रहा है। फाइव के कोरस्पॉन्डिंग लगाओगे क्या आएगा, डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल फाइव डॉट माइनस डेल एल बाय डेल फाइव। फाइव तो इसमें कहीं है ही नहीं, फाइव कहीं नहीं है, यानी कि लैग्रांजियन का फाइव के साथ डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी कि डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल फाइव डॉट कितना आ गया 0। इसका मतलब जो डेल एल बाय डेल फाइव डॉट है वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर दिख रहा है अपने को फाइव नहीं है। फाइव अपना क्या है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, उसको इग्नोरेबल बोलते हैं या उसको साइक्लिक बोलते हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा होता है वो कंजर्व होता है, यानी कि p5। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ पूछ सकता था, ये चीज भी पूछ सकता था, लेकिन अभी क्या करना है अपन को, ये निकालना है फाइव डॉट। तो डेल एल बाय डेल फाइव डॉट कितना है, एक बार कोशिश तो करो निकालने की। फाइव डॉट के साथ करोगे कितना है, 2 से 2 कैंसिल, एम आर स्क्वायर फाइव डॉट, यानी कि ये कितना है एम
आर स्क्वायर फाइव डॉट इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो है फाइव डॉट का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, m आर स्क्वायर फाइव डॉट कांस्टेंट। और आर स्क्वायर कितना इक्वल है, आर स्क्वायर इक्वल है ए जेड के, यानी कि मैं फाइव डॉट को लिख सकता हूं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर किसके इक्वल है अपना, ए जेड के, यानी कि जो आपका फाइव डॉट आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है जेड की पावर -1 के। ये तो मैंने एक बार बस फाइव डॉट के विद रिस्पेक्ट टू करके देखा, पहले आर के विद रिस्पेक्ट टू भी कर सकते हैं, लेकिन आर के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो एक बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी और उससे अपन को कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर फाइव वाली टर्म नहीं है कहीं पे भी, यानी कि अपने को एलिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ क्या है देखो, फाइव वाली टर्म के कारण ये 0, तो डायरेक्ट ये कांस्टेंट आ गया और इसको सोल्व हो गया। अगर इसमें कहीं पे फाइव वाली टर्म आती तो ये वाली टर्म एग्जिस्ट करती, ये पूरी इक्वेशन बनती, फिर अपने को आर डॉट के साथ करना पड़ता, फिर दोनों इक्वेशनों को आपस में सोल्व करना पड़ता, फिर आता। लेकिन यहाँ पे फाइव नहीं था तो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट या साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इसकी वजह से क्वेश्चन जल्दी हो गया। तो अपना आंसर क्या है, जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही है किस पे, जेड की पावर -1 पे। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया था, इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, टू कपल्ड oscillators in a potential Vxy is given as half kx square plus 2xy plus half ky square where k is greater than 2 can be decoupled into two independent harmonic oscillator of coordinates x dash y dash by means of appropriate transformation। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालनी है अपन को। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो बाय ऑप्शंस आप कर लो कि देखो आपको जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है x डैश y डैश, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है s एक्स वाई के साथ कि वो x डैश y डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपना जो पोटेंशियल है ना वो क्या हो जाएगा, डीकपल हो जाएगा, यानी कि ये जो कपलिंग टर्म आ रही है ना, देखो x y दोनों का मिक्सचर जो टर्म आती है वो कपलिंग टर्म होती है, वो कह रहा है डीकपल हो जाएगा, यानी कि डीकपल हो जाएगा मतलब कुछ ऐसा बच जाएगा वो k2 y डैश का स्क्वायर। अब ये एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर है, लेकिन यहाँ पे ये कपलिंग टर्म है, तो उस कपलिंग टर्म को रिमूव करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की हेल्प से हमने न्यू कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश के अंदर ये पोटेंशियल लिख दिया। अब ये बन चुका अपना इंडिपेंडेंट। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो बाय ऑप्शंस चलो, पहला ऑप्शन उठा लो, पहले ऑप्शन से एस मैट्रिक्स यहाँ रखो, x डैश y डैश इन टर्म्स ऑफ xy निकालो, फिर एक्स वाई के लिए इस इक्वेशन में सोल्व करके एक्स डैश वाई डैश निकालो, देखो कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये करने बैठ गए तो मान लो डी ऑप्शन अगर करेक्ट हुआ तो ए चेक करेंगे कितना टाइम लग गया, बी चेक करेंगे कितना टाइम लग गया, ऐसे किस्मत खराब हुई तो टाइम चला जाएगा ना। तो इसको सोल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, वो है डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स। आपने मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ा होगा तब वहां पे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स जरूर पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसे डायगोनलाइज करना है तो क्या करोगे, एस इनवर्स ए एस इक्वल टू डी, ये आती है आपकी डायगोनलाइज मैट्रिक्स। ये आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है वो, और ये है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि बनी होती है किसकी, आइगन वेक्टर्स की, जो कि किसकी बनी होती है, आइगन वेक्टर्स की। यानी कि अगर इसके अंदर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, ये जो मैट्रिक्स है ए से बनेगी, ए यहाँ पे क्या अपना पोटेंशियल, और पोटेंशियल की जो मैट्रिक्स बनेगी अगर मैं उसको डायगोनलाइज कर दूं किसके रिस्पेक्ट, किसके साथ, आइगन वेक्टर्स के साथ। यानी कि मेरे को क्या करना है, एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश में करना है, एक्स डैश वाई डैश में करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहाँ आएगी, आइगन वेक्टर से। आइगन वेक्टर्स पता लगाने के लिए मुझे इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पता होनी चाहिए, आइगन वैल्यू से मैं आइगन वेक्टर बना लूंगा। अब इसकी पोटेंशियल कैसे, मैट्रिक्स कैसे बनाए पोटेंशियल की, ये आपको मैंने जब फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स बताया था तब वहां पे अपन क्या करते हैं, वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे,
का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ये बनाते हैं तो वहां Vij भी लिखते हैं, Tij भी लिखते हैं। सेम यहाँ मेथड लगाना है अपने को Vij लिखने का। तो यहाँ Vij कैसा लिखा जाएगा, देखो ये रहा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल की मैट्रिक्स, ये पहला 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है, ये 2 2 एलिमेंट मैट्रिक्स का ये एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो 1 1 वाला एलिमेंट कितना है, 1/2 स्टैंडर्ड में काउंट हो जाता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, 1 हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर। तो 1/2 कौन स्टैंडर्ड के अंदर आ गया, एक्स स्क्वायर 1 1 टर्म है, एक्स एक्स 1 1 के है इसके साथ में। सिमिलरली ये देखो 1/2 स्टैंडर्ड, ये 2 2 2 2 में भी क्या आ गया, के। अब ये है 1 2 2 1, 2xy को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड बनाना है 1/2 समथिंग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 2xy प्लस 1/2 2yx, यानी कि ये बन गया 1 2, ये बन गया 2 1, और ये 1/2 स्टैंडर्ड है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2, और ये 2। ये मेरी आ गई मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, v माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो k माइनस लैम्डा 2 2 k माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट 0। तो ये क्या बन गया, k माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0। तो 4 उधर चला जाएगा, k माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये कितना आ गया, k माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी कि एक बार तो प्लस 2 आएगा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, k माइनस 2, और एक बार माइनस 2 लेंगे तो वो आ जाएगा k प्लस 2। लैम्डा इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा k प्लस 2, यानी कि ये दो आइगन वैल्यूज आ गई। अब इस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा x1, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा x2। इन दोनों से जो मैट्रिक्स बनेगी x1 x2, इन दोनों से जो मैट्रिक्स बनेगी वही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी। तो बस अपने को अब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आ चुकी है, अब क्या फाइंड करना है, इसकी आइगन वेक्टर्स। तो बस निकाल लो आइगन वेक्टर्स, उसकी हेल्प से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं एक बार। लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 कितना है, k माइनस 2। तो a माइनस लैम्डा आई, ये अपना क्या बनाएगा, आइगन वेक्टर। तो a कितना दिया हुआ है आपको, k 2 2 k। अब लैम्डा 1 k माइनस 2 है, तो मैं k माइनस 2 ले लूं, k माइनस 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1। तो ये k माइनस 2 0 0, और यहाँ k माइनस 2, ये मेरा आएगा x1 आइगन वेक्टर। ठीक है, अब देख लो k माइनस 2 माइनस k, तो ये आ जाएगा प्लस 2, ये 2 ये 2, और ये k माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, समझ आ गया होगा, माइनस की सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसको फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, सारे 2 2 2 है, तो इस पे लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ही अपने उसको बोलते थे ना, C1 माइनस C2 माइनस रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, वो बना के दो अपने को जीरो बनाने हैं। या तो ये दो जो जीरो बना लो, या ये दो जीरो बना लो, या ये दो जीरो बना लो, या ये दो जीरो बना लो, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग अपना आइगन वेक्टर निकल आता है। अब यहाँ पे देखो कौन सा जीरो बनाए, कॉलम जीरो बना लेते हैं। ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, तो C2 पे क्या ऑपरेशन लगाता हूँ, C2 माइनस C1, क्या आएगा, ये 2 ये 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि C1 कॉलम को 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये बनेगा 1 1 0 0, बन गया अपना 0 0, और ये क्या बन गया 1 1। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अपना आइगन वेक्टर आ गया 1 1, बट अभी ये अपना नॉर्मलाइज्ड नहीं है। नॉर्मलाइज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 2, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1/√2। अब देखो ये क्या बन जाएगा 1/√2 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1। तो अब ये अपना बन चुका है x1। सिमिलरली आप x2 निकाल लोगे, k प्लस 2, इसी क्वेश्चन में कर देता हूं मैं, k प्लस 2 k प्लस 2। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा -2, ये 2 ये 2, ये आएगा -2। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, इसमें जोड़ देता हूं, घटाने की बजाय जोड़ देता हूं, -2 2, 2 में -2 जोड़ोगे 0, -2 में 2 जोड़ोगे 0। अब वही इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये आएगा -1 और ये 1। अब देखो x2 कितना बन गया, -1 1, और सेम क्या आएगा 1/√2। डायगोनलाइज नॉर्मलाइज करने के लिए क्या आएगा,
अपना 1/√2। अब अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो बन चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, x1 x2। x1 कितना है 1/√2, 1/√2 ये अपना x1 है, और x2 कितना है -1/√2 और 1/√2। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। ये मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा आपको लंबा प्रोसीजर लग रहा है, लेकिन जब आपको एक बार डायगोनलाइजेशन आ गया उसके बाद आप नॉर्मली जल्दी से निकाल लोगे इसको। लेकिन उस ऑप्शन से तो बेहतर ही है जो आप करोगे, पहला ए ऑप्शन लोगे, बी ऑप्शन वो अपने तब करते हैं जब अपने पास और कोई तरीका ही ना हो छोटा। अब ये छोटा तरीका है तो इसी से सोल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे फटाफट। 2 क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम लग गया अपना। आई होप आपने अगला क्वेश्चन कर लिया होगा। इजी अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, हैवी पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m while moving in the positive z direction decomposes into two identical light particles with rest mass small m. The maximum value of momentum that any one of the two particles can have in direction perpendicular to z. यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, एक बड़ा पार्टिकल कैपिटल मास m का है, वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब क्या हो गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, एक चला गया इधर की तरफ और एक चला गया इधर की तरफ, सेम आइडेंटिकल। ये थोड़े आइडेंटिकल लग नहीं रहे लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। इस ओरिजिनल डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये दोनों सेम एंगल होंगे, थीटा थीटा। मैं इसको सेम ले लेता हूं, ठीक है। अब इनिशियल ये इसका रेस्ट मास m है, इनके रेस्ट मास m है, तो इसकी एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और मोमेंटम कंजर्वेशन आना है। 2 ही इक्वेशन निकालनी है और अपने को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोमेंटा कितना होगा वो निकालना है। तो वही इनका क्या करोगे आप, कंपोनेंट्स लोगे। पहले कंपोनेंट्स लेने से पहले एनर्जी लिख लो। इसकी एनर्जी कितनी है m² c⁴ और ये मूव कर रहा है प्लस जेड डायरेक्शन के अंदर, इसका मतलब इसका कुछ मोमेंटा भी होगा। मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटा pi है, pi का स्क्वायर ci का स्क्वायर का रूट, ये इसकी एनर्जी है। ये इनिशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, फाइनल एनर्जी के। फाइनल एनर्जी के दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो उनकी एनर्जी पार्टिकल वो क्या हो जाएगी 2, ऐड हो जाएंगे दोनों। और इसका रेस्ट मास m है m² c⁴ प्लस इनका मोमेंटम मान लेता हूं p फाइनल है, p फाइनल का स्क्वायर c²। स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा pi² c² = 2 m² c⁴ प्लस pfc²। अच्छा ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे कभी कभार गलत हो जाता है कुछ क्वेश्चन करते करते। अब क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लग गया, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर है, पॉजिटिव जेड के अंदर, यानी इस डायरेक्शन में कोई नहीं है इसके परपेंडिकुलर। तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनाता हूं मैं, m v cos थीटा और इसका भी यही आएगा mv cos थीटा, यानी कि 2mv cos थीटा। इधर mv sin थीटा और इधर mv sin थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जो p फाइनल है वो कितना है 2mv cos थीटा, वो किसके इक्वल आएगा p इनिशियल के। p इनिशियल कितना आ गया आपका 2mv cos थीटा। मैं फाइनल, अपने को तो मोमेंटा ही निकालना है इसीलिए मैं वेलोसिटी गायब कर रहा हूं, मोमेंटा लेकर रहा हूं। mv कितना है अपना फाइनल मोमेंटा, ये p इनिशियल है। अब इस p इनिशियल की वैल्यू मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ इसके अंदर। तो m² c⁴ प्लस pi का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि 4p² cos² थीटा, 4p² f cos² थीटा आ गया 4m² c⁴ प्लस 4p² f c²। मैं इसको इधर ले आता हूँ, c⁴ कॉमन m² माइनस 4m² इक्वल टू 4pf² c², ये तो कॉमन आ रहा है, यहाँ भी तो c² था, 4pf² c², 1 माइनस cos² थीटा। जब ये इधर जाएगा तो 1 माइनस cos² थीटा वो बन जाएगा sin² थीटा। अब वो बोल रहा है मैक्सिमम pf कितना होगा इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, इस pf का विद रिस्पेक्ट टू sin थीटा डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। देखो ये चीज तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। m की अगर मैं pf का थीटा के साथ करता हूं तो कितना आएगा, देखो ये m² है माइनस 4m², इसका करते हैं अपने 4
साइन स्क्वायर थीटा को एक बार डिवाइड में लेके कर देते हैं इसको, रुको। देखो इसको क्या करते हैं अपने 4p² f c², ये बनेगा c की पावर, ये c² से c² काट देते हैं m² माइनस 4m², और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के साथ करूंगा तो ये pf² का करूंगा तो क्या आएगा 2 आगे, ये बनेगा dpf/d थीटा। थीटा के विद रिस्पेक्ट टू कर दिया तो 2 आगे 8, और ये pf भी बचेगा 2p² f है तो 2 आगे pf/t थीटा, ये कांस्टेंट है। कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो पावर का होगा 2 आगे कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा का क्या होता है माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, इसको क्या पुट करना है इक्वल टू 0। तो अब वैल्यूज निकालो थीटा की वैल्यूज क्या है देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1/sin² थीटा, कोट थीटा यानी कि cos θ/sin θ यानी कि sin³ थीटा इक्वल टू 0। अब ये कब होता है, जब थीटा π/2 हो, cos θ 0 होता है। तो अब देख लो बस इस इक्वेशन में थीटा π/2 रखोगे तो sin² π/2 1, तो pf² कितना आ जाएगा, ये c² से c² कैंसल, इसका रूट लोगे आप तो ये आएगा 2pf, यहां बचेगा c रूट में m² माइनस 4m², 2 से डिवाइड कर दो c/2 m² माइनस 4m², ये अपना आंसर आ गया फाइनल मोमेंटा का, और जो कि करेक्ट ऑप्शन है अपना ए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया और क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। और ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है, अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल इज स्पिनिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। जैसे कि ये रिंग है, इस रिंग का एक टेबल मान लो आप, वो स्पिन कर रहा है अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है। इफ अ बॉल ऑफ रेडियस ए इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल, इट्स लीनियर वेलोसिटी विल बी। देखो उसने टेबल दी हुई है फ्रिक्शनलेस टेबल। एक बार ऐसे करते हैं, फ्रिक्शन लेके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो अपने करते आते हैं। फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये एक टेबल है, ये इसका सेंटर है, ये अबाउट द सेंटर घूम रहा है ओमेगा स्पीड के साथ। अब अगर इस पे मैंने कोई पार्टिकल रख दिया, मान लो इस पे मैंने कोई बॉल रख दिया था डिस्टेंस r, और उस बॉल की कुछ रेडियस है। अब फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, तभी तो वो वहां पे स्टेबल रहेगा। फ्रिक्शन जब ये ऐसे घूमेगी, स्पिन करेगी, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल, अगर इस फ्रेम से देख रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर से लगेगा और म्यू1 अंदर लगेगा। अगर बाहर से देख रहे हो तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। डायग्राम बना के समझाता हूं, देखो ये बॉल है जिसकी रेडियस a है और ये डिस्टेंस r है। अब इस पे mg लग रहा है नीचे, देखो इस पार्टिकल का मास होगा mg लग रहा है नीचे, और ये टेबल इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर। अब इस फ्रेम से देख रहा हूं मैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगा बाहर की तरफ, वो कितना होता है m ओमेगा² r, ये r डिस्टेंस और ओमेगा जिसके स्पीड के अबाउट घूम रही है। और इसको अंदर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन स्टेबल है, अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, क्या होता है म्यू m, यानी कि जो म्यू mg है वो बैलेंस करेगा किसको, m ओमेगा² r को, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा, बट उसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। बट अब टेबल ही फ्रिक्शनलेस दी हुई है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, यानी कि ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा सेंट्रीफ्यूगल। ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, इसका मतलब वो जो पार्टिकल है वहीं रुका हुआ है। मान लो पार्टिकल इधर है तो ये स्पिन कर रही है, और फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन के बिना क्या अपन चल सकते हैं, क्या नहीं चल सकते। वैसे ये बॉल नहीं चलेगी, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अपन ने पढ़ा हुआ ना, फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड एंड फो, यानी कि फ्रिक्शन अपन को चलने में मदद भी करता है। जब तक अपने फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर अर्थ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो अपने उसे
प्रेस नहीं करेंगे तो अर्थ अपने को प्रेस नहीं करेगी। जहाँ पे आइस पे चलना तभी तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता। इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है स्टार्टिंग में, फ्रिक्शन लेस। इस पे अपन ध्यान नहीं देते, ये लगा देते हैं और यहाँ से वेलोसिटी निकाल देंगे, लीनियर वेलोसिटी। इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, m v स्क्वायर बाई आर, m से m कटा, v स्क्वायर कितना आ गया म्यू आर जी, v कितना आ गया म्यू आर जी का रूट। ठीक है, अब म्यू ही नहीं है दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, म्यू फ्रिक्शन लेस है, इसका मतलब म्यू क्या है, जीरो, तो वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो। फ्रिक्शन लेस का कंसेप्ट बस ये याद रखना, इसके अंदर हल्की सी चीज लिखी हुई है, इसी से क्वेश्चन हो रहा है, अदरवाइज अपने कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज गिवन टू यू where v0 x0 are positive constants. If the particle is initially at x by x0 equal to epsilon, where epsilon is very very small, then after long time क्या करेगा, oscillation करेगा about x equal to 0, टेंड करेगा x equal to 0 पे या x0 पे टेंड करेगा, ये चेक करना है। और वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी दे रखी है आपको v0 sin पाई x by x0, और इनिशियली यानी कि t इक्वल टू 0 पे कह रहा है x बाई x0 क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वेरी वेरी लेस देन 1, ये दिया हुआ है v इक्वल टू v0, v0 x0 कांस्टेंट है। और क्या करना है, x का टाइम के साथ रिलेशन निकालेंगे कुछ, फिर t को इन्फिनिटी टेंड कर देंगे और देखेंगे कि x कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए v को क्या लिखना पड़ेगा, dx बाई dt, तो x को इधर ले आता हूं साइन पाई x बाई x0, dt उधर ले जाता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट करूंगा, देखो ये कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है log tan थीटा बाई 2, थीटा कितना है पाई x बाई x0, उसका आधा t प्लस c। अगर ये किसी को याद नहीं होता तो ये तो याद होगा, कोसेक x का इंटीग्रेशन log कोसेक x माइनस कोट x, कोसेक x को लिख लेना 1 बाय साइन x, कोट x को लिख लेना कोस बाय साइन, साइन एलसीएम आ गया 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे साइन x है, साइन x को लिख लो 2 साइन x बाई 2, कोस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कोस tan बन गया। या फिर इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन t 0 है, t जब 0 है आपका तो x बाई x0 कितना है, एप्सिलॉन, यानी कि ln tan x बाई x0 एप्सिलॉन है, यानी कि tan पाई एप्सिलॉन बाई 2। अब जब tan एप्सिलॉन वेरी वेरी लेस देन है, जैसे sin थीटा थीटा होता है वैसे ही tan थीटा थीटा होता है, यानी कि ये अपना क्या आ गया ln पाई एप्सिलॉन बाई 2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब मैं c की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, ln, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, c की कितना आ गया ln tan पाई x बाई 2x0, और ये कितना आ गया t, और c कितना है ln पाई एप्सिलॉन बाई 2। तो मैं ln को उधर ले जाता हूँ, ln a माइनस ln b, तो ln a बाई b, तो ये आ गया tan पाई x बाई 2x0 डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू t। तो ln उधर जाके t बन जाएगा, तो tan पाई x बाई 2x0 क्या इक्वल आ जाएगा e की पावर t, और ये पाई एप्सिलॉन बाई 2 क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब t टेंड्स टू इंफिनिटी पे x का क्या होगा, t टेंड्स टू इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी पाई x बाई x0, tan को इधर ले जाता हूं tan इनवर्स, tan इनवर्स इंफिनिटी कब होता है, tan क्या होता है साइन बाई कोस, और वो इंफिनिटी कब बनेगा जब कोस क्या बनाएगा नीचे 0 बनाएगा, और कोस 0 कब बनाता है पाई बाई 2 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 2, ये आ गया पाई बाई 2 x बाई 2, एप्सिलॉन 0 नहीं था यहाँ x 0 था, x 0, तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 गया, x क्या आ गया इक्वल टू x0, यानी कि जब t टेंड करेगा इंफिनिटी को तो पार्टिकल किसकी तरफ जाना पसंद करेगा, x0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 2019 का किया था, उसमें भी एक ऐसा सही क्वेश्चन था कि x का टाइम पे डिपेंडेंसी निकालनी थी और फिर t पे
लॉन्ग टाइम पे यानी कि टी इन्फिनिटी पे एम्पलीट्यूड कैसा होगा, कुछ ऐसा था। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस बार एक्स ही पूछ लिया कि ये जो वेरिएबल है वो क्या टेंड करेगा, एक्स इक्वल टू 0 पे ऑसिलेट करेगा या एक्स इक्वल टू एक्स 0 पे जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नोट पे जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। एक्स और टी का रिलेशन निकाला इंटीग्रेशन करके, इनिशियल कंडीशन जो दी थी वो रखी, वहां से सी निकाला और उसके बाद टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करके आंसर निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर अ पार्टिकल विद टोटल एनर्जी ई मूविंग इन वन डायमेंशन इन द पोटेंशियल शोन इन द फिगर। आपको बनाना है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी और मैंने अच्छे से फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का कंसेप्ट कराया हुआ है 2 वीडियोस के अंदर। तो अगर यहाँ कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो उस पूरे कंसेप्ट को देख लेना एक बार और फिर क्वेश्चन को देख लेना। फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का एक क्वेश्चन तो भाई आएगा ही आएगा, फिक्स है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आ ही रहा है पिछले 3-4 सालों के अंदर। नवंबर हो गया, दिसंबर 2019, जून 2019। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ मेरे ख्याल से लास्ट है। ये भी कर लिया, ये हो गया, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अच्छे से समझने की कोशिश करो इसको। आपको क्या दिया हुआ है, v और x का करो, ये x है ये v है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये x है। पोटेंशियल का कर्व दिया हुआ है कुछ u, ये दे रखा है आपको पोटेंशियल का कर्व। और ये है एनर्जी। अब बनाओ किसका, p और x का। यही तो होता है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी। तो पता है तरीका कैसे बनाते हैं, रीजन ढूंढ लो कौन कौन सा क्लासिकली अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है। पहले तो देखो जो ई लाइन कट कर रही है v को, वो कोरस्पोंड करेगी p0 को। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है कैसे, ये कोरस्पोंड करेगी 0 को। अब देखो जब आप यहां जाना शुरू करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और यहां मिनिमम होगी। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब पोटेंशियल बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक कम होगी और ये पॉइंट तक पहुंच जाएगी। देखो यहाँ पोटेंशियल है, ये टोटल है, तो कुछ काइनेटिक है तो वही कुछ काइनेटिक है इधर। अब ये क्या हो रही है, देखो जब इधर जाओगे तो काइनेटिक कम होती, पोटेंशियल कम होती जा रही है और ये मिनिमम, तो काइनेटिक क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये देखो यहाँ ये इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इधर है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और कम है, और कम है तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी। ये गैप देखो, टोटल एनर्जी एरी, पोटेंशियल एनर्जी एरी, काइनेटिक इतनी है, काइनेटिक इतनी है। टोटल एनर्जी एरी, पोटेंशियल एनर्जी एरी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का गैप कितना है, इतना बड़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी का गैप कितना है, इतना बड़ा है। और ये फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी, ये बन जाएगा इधर। अब जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बना दो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर उसने चालबाजी कर रखी है, ये वाली चीज बड़ी दे रखी है एक ऑप्शन में और ये चीज छोटी दे रखी है, तो बस इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन आनी चाहिए थी। और अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी था फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी वाला पार्ट समझ लेना। और ये फॉरबिडन रीजन कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही है, एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और क्लासिकल में काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो E ग्रेटर देन इक्वल टू V। अब यहाँ देखो E इधर है, V इधर है, V ज्यादा है इसे, इसीलिए इधर नहीं बना। V यहाँ पे कम है, कम है, कम है, कम है, तो यहाँ तक बना। इसके बाद फिर पोटेंशियल ज्यादा होगी टोटल एनर्जी से, यानी कि ये वाला रीजन भी फॉरबिडन है, इसके आगे कुछ नहीं बना, इतना ही बना। तो अच्छा क्वेश्चन था 5 मार्क्स के अंदर और 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए ये वाला, इतना इजी है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नवंबर 2020 ऑल PYQs ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स पोर्शन आर कंप्लीटेड। तो एक खुशी हो रही है मुझे कि सारा मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो आज खत्म कर दी है, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड प्लीज लाइक करो वीडियोस को और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच गाइस।